हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो लेक्चर में हम मुद्रा परिमाण सिद्धांत क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी के बारे में अध्ययन करेंगे। विद्यार्थियों, मुद्रा की मात्रा में परिवर्तन से कीमत, मौद्रिक आय, वास्तविक आय, ब्याज दर तथा अन्य आर्थिक चरों पर प्रभाव पड़ता है। विद्यार्थियों, जहाँ तक हम जानते हैं कि मुद्रा विनिमय का माध्यम है, मुद्रा में सभी वस्तुओं के और सेवाओं के मूल्य मुद्रा में व्यक्त किए जाते हैं। तो मुद्रा के मूल्य की यदि हम बात करें तो मुद्रा के मूल्य से तात्पर्य वस्तुओं और सेवाओं की उस मात्रा से है जो किसी निश्चित समय पर मुद्रा की एक इकाई द्वारा प्राप्त की जा सकती है। विद्यार्थियों, मुद्रा का मूल्य मुद्रा की क्रय शक्ति के द्वारा व्यक्त किया जाता है और मुद्रा की जो क्रय शक्ति है वह किसी विशेष स्थिति में वस्तुओं और सेवाओं की उस मात्रा पर आधारित होती है जिनको मुद्रा की एक इकाई खरीद सकती है। तो विद्यार्थियों, मुद्रा के मूल्य में परिवर्तन क्यों होते हैं, इसका जो आंसर है वह मुद्रा परिमाण सिद्धांत के माध्यम से भी दिया जाता है। विद्यार्थियों, हमने क्लासिकल अर्थशास्त्रियों के सिद्धांत में देखा था कि क्लासिकल अर्थशास्त्रियों ने कीमत स्तर के परिवर्तनों में मुद्रा की मात्रा को प्रमुख कारण माना था और मुद्रा परिमाण सिद्धांत भी इसी बात को कहता है कि जिस अनुपात में मुद्रा की मात्रा बढ़ती है उसी अनुपात में कीमत स्तर बढ़ता है। विद्यार्थियों, मुद्रा परिमाण सिद्धांत के ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य की बात करें तो हम देखते हैं कि मुद्रा परिमाण सिद्धांत की चर्चा प्राचीन अर्थशास्त्रियों ने भी की है और इनमें डेविड ह्यूम का नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय है, जिन्होंने अपनी पुस्तक पॉलिटिकल डिस्कोर्सेज ऑफ मनी में इस सिद्धांत को प्रस्तुत किया था, इसकी व्याख्या की थी और उन्होंने कहा था कि जो कीमत स्तर है वह मुद्रा की मात्रा का फलन है, यानी P = फंक्शन ऑफ M, यानी जो कीमत है वह मुद्रा की मात्रा का फलन है। विद्यार्थियों, बाद में प्रतिष्ठित अर्थशास्त्री एडम मिल, रिकार्डो, टॉमस, बिक्सेल, इन्होंने भी इसकी व्याख्या की और उन्होंने कहा कि वस्तुओं के मूल्य की भांति मुद्रा का मूल्य भी मुद्रा की पूर्ति के परिमाण के द्वारा प्रभावित होता है और मुद्रा के मूल्य तथा मुद्रा पूर्ति में आनुपातिक संबंध पाया जाता है। विभिन्न अर्थशास्त्रियों ने मुद्रा परिमाण सिद्धांत की जो परिभाषाएं दी हैं उनमें केवल शब्दों का ही हेरफेर है और 1911 में फिशर ने मुद्रा परिमाण सिद्धांत को अपनी पुस्तक परचेजिंग पावर ऑफ मनी में इसे लोकप्रिय बनाया और इसकी विस्तृत व्याख्या की। और फिशर का दृष्टिकोण, विद्यार्थियों, इरविंग फिशर का दृष्टिकोण कैश ट्रांजैक्शन अप्रोच कहलाता है, नगद लेन देन दृष्टिकोण या सौदा दृष्टिकोण कहा जाता है और यह काफ़ी लोकप्रिय है। तो हम फिशर के दृष्टिकोण की यदि चर्चा करें या हम नगद लेन देन दृष्टिकोण की चर्चा करें मुद्रा परिमाण सिद्धांत के, तो इसमें हम देखते हैं कि जो मुद्रा पूर्ति है और जो कीमत स्तर है उसमें प्रत्यक्ष आनुपातिक संबंध है, यानी मुद्रा पूर्ति बढ़ने पर कीमत स्तर उसी अनुपात में बढ़ जाता है और मुद्रा पूर्ति और मुद्रा के मूल्य में विपरीत आनुपातिक संबंध है। विद्यार्थियों, हम मुद्रा के मूल्य को
1/p के द्वारा व्यक्त कर सकते हैं। तो मुद्रा पूर्ति और मुद्रा के मूल्य वैल्यू ऑफ मनी में विपरीत आनुपातिक संबंध है, जिसका मतलब है कि मुद्रा की पूर्ति यदि दुगनी की जाए तो मुद्रा का मूल्य आधा रह जाएगा। विद्यार्थियों, मुद्रा परिमाण सिद्धांत के सौदा दृष्टिकोण को यदि हम फिशर के शब्दों में यदि हम उसे व्यक्त करें तो उन्होंने कहा, इरविंग फिशर ने कहा कि यदि अन्य बातें अपरिवर्तित रहें तो ज्यों-ज्यों मुद्रा संचलन की मात्रा बढ़ती है त्यों-त्यों कीमत स्तर भी प्रत्यक्ष अनुपात में बढ़ता है और मुद्रा का मूल्य घटता जाता है, और यह विलोमशय भी सत्य है। तो विद्यार्थियों, मुद्रा परिमाण सिद्धांत के अनुसार यदि मुद्रा की मात्रा दुगनी की जाएगी तो कीमत स्तर भी दुगना हो जाएगा और मुद्रा का मूल्य, चूँकि विपरीत आनुपातिक संबंध है, तो मुद्रा का मूल्य आधा हो जाएगा। और यदि मुद्रा की मात्रा यदि आधी की जाए, मनी सप्लाई यदि आधी की जाए, तो जो सामान्य मूल्य स्तर है वह आधा रह जाएगा और मुद्रा का मूल्य दुगना हो जाएगा। तो इस प्रकार मुद्रा पूर्ति और कीमत स्तर में विद्यार्थियों प्रत्यक्ष संबंध है और मुद्रा पूर्ति और मुद्रा के मूल्य में विपरीत आनुपातिक संबंध है। विद्यार्थियों, ये जो संबंध है यह मुद्रा परिमाण सिद्धांत का ये जो रूप है यह कुछ मान्यताओं पर आधारित है, यानी इसके कार्यकरण के पीछे कुछ मान्यताएं ली गई हैं। तो ये जो मान्यताएं हैं वह इस प्रकार हैं कि व्यापार की मात्रा स्थिर रहे, यानी अर्थव्यवस्था में वस्तुओं और सेवाओं की मात्रा जिनको कि मुद्रा के माध्यम से खरीदा जाता है वह स्थिर रहती हैं, यानी मुद्रा द्वारा क्रय की गई वस्तुओं और सेवाओं की मात्रा स्थिर है। दूसरा, वस्तु विनिमय के द्वारा संपन्न सौदों में भी कोई परिवर्तन नहीं होता है। तीसरी इसकी मान्यता है कि मुद्रा की चलन गति अपरिवर्तित रहती है, वेलोसिटी ऑफ मनी स्थिर रहती है। विद्यार्थियों, वेलोसिटी या चलन गति का मतलब है कि एक दिए हुए समय में मुद्रा की एक इकाई जितनी बार विनिमय के माध्यम का कार्य करती है वह उसकी चलन गति कहलाती है, यानी मुद्रा की एक इकाई एक निश्चित समय में जितने हाथों में होकर गुजरती है वह उसकी चलन गति कहलाती है। और विद्यार्थियों, मुद्रा की चलन गति पर भी बहुत सारे तत्वों का प्रभाव पड़ता है, जैसे मुद्रा की मात्रा कितनी है अर्थव्यवस्था में, देश की आवश्यकताओं के अनुसार यदि मुद्रा की मात्रा कम है तो चलन गति अधिक होगी। नगद क्रय विक्रय की आदत कितनी है, नगद क्रय विक्रय की आदत अधिक होने पर चलन गति अधिक होगी। या लोगों में तरलता पसंदगी कितनी है, लोग बाग अपने पास नगद मुद्रा रखना चाहते हैं तो चलन गति मुद्रा की कम होगी। देश में आर्थिक विकास का स्तर कितना है, इस बात पर मुद्रा की चलन गति निर्भर करती है। या वस्तुओं के सेवाओं के भावी मूल्यों के बारे में अनुमान कैसे हैं, यदि लोग भविष्य में मूल्य वृद्धि की बात सोचते हैं या मूल्य वृद्धि की आशंका है तो वर्तमान में अपनी आय को खर्च करना चाहेंगे, जल्दी जल्दी अपने पास मुद्रा को व्यय करना चाहेंगे, तो उस स्थिति में चलन गति बढ़ जाती है। तो राजनीतिक शांति एवं सुरक्षा का भी चलन गति पर प्रभाव पड़ता है। चलन गति सुरक्षा के अभाव में चलन गति बढ़ जाती है। तो इस सिद्धांत में ये माना गया है कि मुद्रा की चलन गति अपरिवर्तित रहती है। अगली मान्यता है कि मुद्रा तथा साख मुद्रा तथा विधिग्राह्य मुद्रा का अनुपात स्थिर रहता है। और इसमें ये भी माना गया है कि ये जो संबंध है कि वह कीमतों और मुद्रा के बीच में जो संबंध है वह दीर्घ काल में लागू होता है। तो ये विभिन्न
मान्यताएं इस सिद्धांत में ली गई हैं कि साख मुद्रा और चलन मुद्रा का अनुपात स्थिर रहता है, कीमत एक निष्क्रिय घटक है, जनसंख्या, बचत, उधार प्रथा, तरलता पसंदगी, ये सारी प्रवृत्तियाँ भी स्थिर रहती हैं। तो ये सब मान्यताएं लागू होने पर मुद्रा परिमाण सिद्धांत लागू होता है। अब हम बात करते हैं मुद्रा परिमाण सिद्धांत के समीकरणों की। तो विद्यार्थियों, प्राचीन अर्थशास्त्री प्रारंभ में मुद्रा पूर्ति का संकुचित अर्थ लेते थे, यानी जो वास्तविक मुद्रा जो चलन में होती है उसी को ही मुद्रा पूर्ति में शामिल किया जाता था। लेकिन बाद में जो एम है, यानी जो वास्तव में चलन मुद्रा है, उसके साथ साथ साख मुद्रा को भी मुद्रा पूर्ति में शामिल किया जाने लगा। इसके अलावा जो साख मुद्रा और चलन मुद्रा या विधिग्राह्य मुद्रा की जो वेलोसिटी है उसको भी मुद्रा पूर्ति का एक महत्वपूर्ण निर्धारक घटक माने जाने लगा। इसलिए मुद्रा परिमाण सिद्धांत के जो समीकरण हैं उनमें विभिन्नता है। तो प्रारंभ में मुद्रा परिमाण सिद्धांत का जो समीकरण रहा वह है M = PT। M मुद्रा पूर्ति है, P कीमत स्तर है और T अर्थव्यवस्था में सौदों की मात्रा है, यानी मुद्रा के माध्यम से जो वस्तुओं और सेवाओं का जो विनिमय किया जाता है वह यहाँ पर T है। और इस समीकरण को हम दूसरे रूप में इस प्रकार रख सकते हैं, P = M/T। तो ये मुद्रा परिमाण सिद्धांत का प्रारंभिक समीकरण है। उसके बाद जो मुद्रा परिमाण सिद्धांत का समीकरण हम इस रूप में व्यक्त कर सकते हैं, MV = PT। यहाँ पर जो मुद्रा की जो वेलोसिटी है उसको भी मुद्रा पूर्ति का निर्धारक घटक माना गया और इस स्थिति में P = MV/T होगा। बाद में इरविंग फिशर ने नया संशोधित समीकरण पेश किया और उसमें मुद्रा पूर्ति के निर्धारक विभिन्न घटकों का जिसमें समन्वय किया गया है और यह समीकरण है MV + M' V' = PT। तो विद्यार्थियों, यहाँ पर जो M है वह समाज में प्रचलित विधिग्राह्य मुद्रा है, लीगल टेंडर मनी है। V इस विधिग्राह्य मुद्रा की वेलोसिटी है। M' साख मुद्रा की मात्रा है और V' साख मुद्रा की चलन गति है। P कीमत स्तर है और जो T है वह अर्थव्यवस्था में सौदों की मात्रा है। विद्यार्थियों, हम इस समीकरण को एक संख्यात्मक उदाहरण के द्वारा भी स्पष्ट कर सकते हैं। हम यहाँ पर ले सकते हैं कि मान लीजिए M = 100 है, M' 50 है और V 4 है, V' 2 है और T 50 है। तो यहाँ पर इस समीकरण को, फिशर का जो समीकरण है उसको संख्यात्मक उदाहरण से भी हम स्पष्ट कर सकते हैं, क्योंकि हमने इस समीकरण में जो P है उसको इस रूप में व्यक्त किया है। यहाँ पर जो मैंने गोला बनाया हुआ है आप देख सकते हैं। तो इस इक्वेशन में P का मूल्य रखने पर इस समीकरण में इन विभिन्न वेरिएबल्स का मूल्य रखने पर P की वैल्यू हमें ज्ञात हो जाएगी और आप यहाँ देख सकते हैं मैंने यहाँ कैलकुलेट किया हुआ है। तो इस समीकरण में वैल्यू रखने पर ये P = हमारा 10 आएगा। विद्यार्थियों, यदि M बढ़कर यहाँ 100 से 200 हो जाए तो P पर क्या प्रभाव पड़ेगा, आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। यहाँ पर आपका P = 20 आएगा, क्योंकि M बढ़ने पर M' भी बढ़ जाएगा, क्योंकि हमने माना है मान्यताओं में कि साख मुद्रा और जो विधिग्राह्य मुद्रा है उसका अनुपात स्थिर रहता है। जब अर्थव्यवस्था में मुद्रा पूर्ति बढ़ाई जाती है, चलन में मुद्रा की मात्रा बढ़ाई जाती है, तो व्यक्ति उसका कुछ भाग
बैंकों में भी जमा कराते हैं और बैंक उसके आधार पर साख सृजन भी करते हैं। तो इसलिए m बढ़ने पर m डैश में वृद्धि हो जाएगी। तो आप जो हमने अनुपात लिया है m इक्वल टू 100 और m डैश इक्वल टू 50 लिया है, तो यहाँ m 200 हो जाने पर m डैश भी बढ़कर 100 आ जाएगा और आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। उस स्थिति में p इक्वल टू 20 हो जाएगा। विद्यार्थियों, फिशर के इस मुद्रा परिमाण सिद्धांत को हम एक चित्र के द्वारा भी स्पष्ट कर सकते हैं। ये आप यहाँ पर एक डायग्राम देख रहे हैं। डायग्राम को दो हिस्सों में बनाया हुआ है। अपर साइड आप देख रहे हैं, ऊपर के हिस्से में देख रहे हैं, ओ एक्स अक्ष पर मुद्रा पूर्ति ली गई है, ओ वाई अक्ष पर कीमत स्तर लिया गया है। यदि विद्यार्थियों मुद्रा की पूर्ति ओ एम है तो कीमत स्तर ओ पी है। यदि मुद्रा की पूर्ति बढ़ाकर ओ एम टू कर दी जाती है तो कीमत स्तर इसके अनुसार पी ओ पी टू हो जाएगा। यानी मुद्रा की मात्रा दुगनी कर देने पर कीमत स्तर भी दुगना हो गया है और मुद्रा की मात्रा 4 गुनी कर देने पर कीमत स्तर भी 4 गुना हो गया है। तो यहाँ पर ये जो आपको सीधी रेखा दिखाई दे रही है 45 डिग्री की जो लाइन है, ये P इक्वल टू फंक्शन ऑफ M के रूप को व्यक्त करती है कि मुद्रा की मात्रा को जिस अनुपात में बढ़ाया जाता है या जिस अनुपात में घटाया जाता है, कीमत स्तर भी उसी अनुपात में बढ़ जाता है या घट जाता है। इस चित्र के निचले हिस्से में हम मुद्रा के मूल्य को व्यक्त कर सकते हैं, क्योंकि जो हमने बताया था कि मुद्रा का जो मूल्य है उसको हम 1/p के रूप में व्यक्त करते हैं। तो मुद्रा का जो मूल्य है वह भी मुद्रा पूर्ति का फलन है, मुद्रा पूर्ति पर निर्भर करता है। तो हम यहाँ देख सकते हैं कि मुद्रा की मात्रा OM से बढ़ाकर OM2 कर दी जाए तो जो कीमत जो मुद्रा का मूल्य है वह भी घटकर आधा रह जाएगा। जो पहले मुद्रा का मूल्य OM मुद्रा मात्रा पर ये 1/p था, वह घटकर 1/p2 हो जाएगा। इसी प्रकार मुद्रा की मात्रा 4 गुनी कर देने पर जो मुद्रा का मूल्य है वह चौथाई रह जाएगा। तो इस प्रकार मुद्रा का मूल्य और मुद्रा की जो मात्रा है उसमें विपरीत आनुपातिक संबंध है। तो हम चित्र के माध्यम से भी मुद्रा परिमाण सिद्धांत को हम स्पष्ट कर सकते हैं। विद्यार्थियों, अपने कठोर रूप में मुद्रा परिमाण सिद्धांत ये व्यक्त करता है कि मुद्रा की मात्रा और कीमत स्तर में प्रत्यक्ष आनुपातिक संबंध है और मुद्रा की मात्रा और मुद्रा के मूल्य में विपरीत आनुपातिक संबंध है। विद्यार्थियों, मुद्रा परिमाण सिद्धांत की कई आलोचनाएं की गई हैं। हम इनको इस प्रकार देख सकते हैं कि सबसे पहली बात ये है कि इसमें बहुत सारी अवास्तविक मान्यताएं ली गई हैं। विद्यार्थियों, हालांकि फिशर ने मुद्रा परिमाण सिद्धांत में मुद्रा की मांग और मुद्रा की पूर्ति के जो घटक हैं उनका समन्वय करके मुद्रा परिमाण सिद्धांत का परिष्कार किया है, लेकिन फिर भी ये सिद्धांत आलोचनाओं से मुक्त नहीं है और इसकी जो आलोचनाएं की जाती हैं वो ये है कि P निष्क्रिय घटक नहीं है। मतलब ये है कि हमने यहाँ देखा मुद्रा पूर्ति में परिवर्तन होने पर कीमत में परिवर्तन होगा, लेकिन कीमत में परिवर्तन होने पर वेलोसिटी ऑफ मनी, मुद्रा की पूर्ति और व्यापार मात्रा भी प्रभावित हो सकती है। इसके अलावा जो T है वह भी स्थिर नहीं होता। मुद्रा पूर्ति बढ़ने पर सौदों की मात्रा बढ़ती है और वस्तु विनिमय का स्थान द्रव्य विनिमय ले लेता है। इसलिए P, M और V में परिवर्तन होने पर T भी बढ़ता है या बदलता है।
इसी प्रकार एम में परिवर्तन होने पर v और v डैश भी स्थिर नहीं रहते और m तथा m डैश का अनुपात भी स्थिर नहीं रहता। सामान्यतः जो मुद्रास्फीति का समय है उसमें बैंक जमाएं बढ़ती हैं, लोगों की ऋणों की मांग भी बढ़ती है, जिससे m डैश का अनुपात अधिक हो जाता है। और अगली बात ये कि इस सिद्धांत में पूर्ण रोजगार की मान्यता निहित है और पूर्ण रोजगार की मान्यता निहित होने पर ही मुद्रा पूर्ति में वृद्धि होने पर कीमत स्तर में उसी अनुपात में वृद्धि होती है। लेकिन सामान्यतः पूर्ण रोजगार की स्थिति नहीं होती और मुद्रा पूर्ति में वृद्धि होने पर अर्थव्यवस्था के जो बेरोजगार साधन हैं या जो निष्क्रिय साधन हैं या अप्रयुक्त साधन हैं उनको काम में लिया जाता है, रोजगार का स्तर भी बढ़ता है और कीमतें उस अनुपात में नहीं बढ़ती हैं जिस अनुपात में मुद्रा पूर्ति बढ़ती है। फिर इस सिद्धांत की आलोचना करते हुए ये भी कहा गया कि कीमत केवल मुद्रा पूर्ति से ही निर्धारित नहीं होती, बल्कि कीमतों को निर्धारित करने वाले और भी बहुत सारे तत्व हैं, जैसे लागत है, सरकार की वित्त और कर नीति है, मांग में परिवर्तन है, रोजगार का स्तर है, उत्पादन मात्रा है। ये सब तत्व भी कीमत स्तर को निर्धारित करते हैं। विद्यार्थियों, एक बात और कि मुद्रा पूर्ति और कीमत स्तर में प्रत्यक्ष संबंध नहीं होता। मुद्रा पूर्ति में वृद्धि होने से सीधे कीमत स्तर नहीं बढ़ता, बल्कि एक लंबी प्रक्रिया होती है। हम आगे चल के देखेंगे कि मुद्रा पूर्ति में वृद्धि होने से ब्याज दर कम होती है, फिर निवेश बढ़ता है, उत्पादन बढ़ता है, आय बढ़ता है, फिर उपभोग बढ़ता है, फिर मांग बढ़ने के कारण कीमतें बढ़ती हैं। तो एक लंबी प्रक्रिया है। सीधे मुद्रा पूर्ति बढ़ने पर कीमत में वृद्धि नहीं होती, दोनों में प्रत्यक्ष संबंध नहीं होता। इसके अलावा इस सिद्धांत में समय विलंब टाइम लैग की भी उपेक्षा की गई है। कहने का मतलब ये है कि मुद्रा पूर्ति में वृद्धि होने पर तत्काल कीमत में वृद्धि नहीं होती, अपितु समय लगता है और हो सकता है उस समय अंतराल में परिस्थितियों में भी परिवर्तन हो जाए और मुद्रा पूर्ति में परिवर्तन होने पर कीमत में उसी अनुपात में या उसी तरीके से परिवर्तन ना हो। फिर इस सिद्धांत में फिशर ने ये माना कि जो क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी है दीर्घकाल में सत्य है, लेकिन ये सिद्धांत अल्पकाल में मुद्रा के मूल्य या कीमतों में होने वाले परिवर्तनों को समझाने में असफल है। और हम कीन्स की दृष्टि से बात करें, उनकी शब्दावली में बात करें तो वो है कहते हैं कि दीर्घकाल में तो हम सब मर जाते हैं, तो इसलिए ऐसा सिद्धांत जो कि अल्पकाल में कीमतों और मुद्रा पूर्ति के व्यवहार के बारे में समझाए वो ज़्यादा उपयुक्त होता है। इसके अलावा विद्यार्थियों, इस सिद्धांत में व्यापार चक्रों का भी स्पष्टीकरण नहीं मिलता है कि जब मंदी का समय होता है तो उस समय मुद्रा पूर्ति बढ़ जाने पर भी कीमतें नहीं बढ़ती हैं और ये संबंध लागू नहीं होता है। तो ये भी एक सिद्धांत की आलोचना की गई है। इसके अलावा इस सिद्धांत में जितने सारे तत्व हैं उन सब का माप करना भी बहुत कठिन काम है और कीमत स्तर पर अंतर्राष्ट्रीय कीमतों का, अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियों का, अंतर्राष्ट्रीय परिवर्तनों का भी प्रभाव पड़ता है, जिसकी इस सिद्धांत में कोई चर्चा नहीं की गई है। तो विद्यार्थियों, इस सिद्धांत की अनेक आलोचनाएं की गई हैं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि यह सिद्धांत निरर्थक है, अपितु यह सिद्धांत महत्वहीन नहीं है, बल्कि हमें वस्तुओं की कीमत की इस प्रवृत्ति की ओर हमारा ध्यान आकर्षित करता है कि मुद्रा की मात्रा पर कीमतों का
क्या प्रभाव पड़ता है, इस दृष्टि से यह सिद्धांत उपयोगी है। और इसके अलावा ये सिद्धांत अनेक कमियों के होने के बावजूद भी कई ऐतिहासिक तथ्यों की ओर भी इशारा करता है जो इसकी सत्यता का प्रमाण देते हैं। जैसे भारत की ही बात करें तो भारत में योजना काल में मुद्रा की मात्रा बढ़ जाने के कारण वस्तुओं के मूल्यों में वृद्धि हुई है। या जैसे 19वीं शताब्दी में ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, मैक्सिको, दक्षिणी अफ्रीका में सोने और चांदी की नई खानें मिली थीं, जिससे मुद्रा पूर्ति में वृद्धि हुई और मुद्रा स्फीति भी हुई, वस्तुओं के मूल्य में भी वृद्धि हुई है। तो फिशर का परिमाण सिद्धांत एक महत्वपूर्ण तथ्य की ओर संकेत करता है कि मुद्रा की मात्रा में वृद्धि होने से वस्तुओं के सेवाओं के मूल्य में वृद्धि होगी और मुद्रा की मात्रा में कमी होने से कीमत स्तर में कमी आ जाती है। और विद्यार्थियों, यही कारण है कि वर्तमान में आधुनिक समय में सभी देश की सरकार मुद्रा की मात्रा को उचित सीमा में बनाए रखने की प्रयास करती हैं ताकि आर्थिक प्रगति में बाधा नहीं हो। तो निष्कर्ष के रूप में हम कह सकते हैं कि मुद्रा परिमाण सिद्धांत मुद्रा के मूल्य को समझने और मुद्रा की मात्रा तथा कीमत स्तर के संबंध को स्पष्ट करने के लिए महत्वपूर्ण है। तो विद्यार्थियों, अब हम अगले वीडियो लेक्चर में कैम्ब्रिज जो दृष्टिकोण है मुद्रा परिमाण सिद्धांत का, जो नगद शेष दृष्टिकोण है, हम उसके बारे में चर्चा करेंगे। अभी के लिए इतना ही पर्याप्त है। थैंक यू।